आज हम देखेंगे जो स्टेप्स होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो हम सीरीज में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो प्रोफेज में क्या होता है? प्रो मतलब अर्ली, जो सबसे पहला स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। यहाँ पर सेल्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आस्ते आस्ते ब्रेक डाउन शुरू होता है। क्या ब्रेक डाउन शुरू होता है? जो क्रोमोसोम्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है वो हमको लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखता है, जिसको हम क्रोमाटिन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोफेज शुरू होने वाला होता है, सेल्स के जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल रेस्टिंग स्टेज में है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस में हमें लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखता है, जिसको हम क्रोमाटिन बोलते हैं। लेकिन जब प्रोफेज शुरू होने वाला होता है, वही क्रोमाटिन कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम बन गया, ये पहला चेंज देखा जाता है प्रोफेज में। दूसरा चेंज क्या होता है? माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या है, इसका दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये है प्रोफेज। सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप सेंट्रियोल्स, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स, ये क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स का काम है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स मतलब प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, जो ये धागे की तरह जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये एक्सटेंड करना चालू करते हैं। अब ये क्यों एक्सटेंड करते हैं? ये देखिए, इसलिए एक्सटेंड करते हैं ताकि वो क्रोमोसोम तक पहुंच सके। तो ये कैसे पहुंचेंगे? ऑब्वियसली जब ये न्यूक्लियस का जो एनवेलप है ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो आस्ते आस्ते डिसअपियर होना चालू हो जाता है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्रोमोसोम्स तक क्यों पहुंचना है? क्योंकि उनको डिवाइड करना है, आधे में डिवाइड करना है ना, राइट। हमारा मेन मकसद तो वही है, पहले क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेंगे फिर सेल को डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक सेल से दो सेल मिल जाएंगे, ये वाला अल्टीमेटली। तो इसीलिए प्रोफेज में सबसे पहले जो ऑर्गेनल्स हैं, जो हमें नेसेसरी एलिमेंट्स नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, ये सब डिसॉल्व करता है। सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो हमारा इंटरफेस रहता है ना, तब भी सेंट्रियोल्स हमारे डुप्लीकेट होकर रेडी रहते हैं। फिर वो अपोजिट पोल्स में मूवमेंट करना चालू करते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल है तो दूसरा सेंट्रियोल्स दूसरे अपोजिट एंड में मूवमेंट करना चालू करता है और फिर स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करना चालू करते हैं। ये देखिए, दोनों दूसरे एंड में है, मतलब ऑपोजिट एंड्स में है, और दोनों के वहां से एरिया से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहा है। स्पिंडल फाइबर्स आर नथिंग बट प्रोटीन फिलामेंट्स, जो एक क्रोमोसोम को अटैच करेगा। ठीक है, अब तो हमें क्या क्या प्रोफेज में चेंजेस देखने को मिला? सबसे पहला, क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू कंडेंस। ठीक है, दूसरा, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू होता है सेंट्रियोल से, सेंट्रोजोम जिसको हम बोलते हैं, जिसके सेंट्रियोल्स होते हैं। फिर तीसरा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, और ये जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हैं उसको मेन साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। ठीक है, अब लेट प्रोफेज में क्या होता है? लेट प्रोफेज मतलब जब प्रोफेज एंड होने जा रहा होता है, तब स्पिंडल फाइबर्स आस्ते आस्ते, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है, सॉरी, ये जो है लेट प्रोफेज है, जिसको हम प्रो मेटाफेज भी बोलते हैं। मेटाफेज से जस्ट पहले, प्रोफेज के ठीक बाद ये स्पिंडल फाइबर्स आस्ते आस्ते क्रोमोसोम के आसपास पहुंचना चालू हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है? अच्छा, मेटाफेज में जाने से पहले मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था अपने सेल डिवीजन, सेल साइकिल वाले वीडियो में, कि जो एस फेज है, सिंथेसिस फेज है, वहां पर हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है और हर क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हर क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं, यहाँ दिख रहा है आपको? ये देखिए, जो रेड कलर का जो क्रॉस है, मतलब ये है एक क्रोमोसोम, लेकिन इसके दो क्रोमैटिड्स हैं, मतलब डुप्लीकेटेड डीएनए है दोनों में। ये क्रोमोसोम्स में आपको डुप्लीकेटेड डीएनए मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपको मेटाफेज बताता हूँ। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में, मेटा मतलब मिडिल, तो ये जो सारे क्रोमोसोम्स हैं ये जो सेल्स के ठीक मिडिल लाइन में, इक्वेटर रीजन में अलाइन कर जाते हैं आके। क्यों करते हैं? उसका भी एक कारण है। मान लीजिए अगर ये इधर उधर अलाइन करेंगे और प्रोटीन फाइबर जो है, जब वो वापस टानेगा ये क्रोमैटिड्स को अपने पास, तो वो तो एक टाइम में टान रहा है, एक टाइम में अपने अपने पास खींच रहा है। जब खींच रहा है तो हो सकता है सेम टाइम में सारे एक साथ ना पहुंचे। इसलिए ये जरूरी है कि मिडिल इक्वेटर रीजन में ये क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाए।
जब ये मिडिल इक्वेटर रीजन में क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है, तब आप देखेंगे कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं आसानी से सेंट्रोमियर रीजन को कैच होल्ड करता है। मतलब जो सेंटर रीजन है, सेंट्रोमियर जिसको हम बोलते हैं, क्रोमोसोम के सेंटर रीजन में कैच होल्ड करता है। एग्जैक्टली उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। जो सेंट्रोमियर के चारों तरफ प्रोटीन पैच है, ये अगर सेंट्रोमियर है हमारा, इसके चारों तरफ एक प्रोटीन पैच बना हुआ है, वो प्रोटीन पैच को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। वो काइनेटोकोर में अटैच होके आते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है। अब हर क्रोमोसोम के ऑपोजिट एंड से स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर को छू लिया है, अटैच कर लिया है। मेटाफेज में यही होता है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में अलाइन करते हैं और क्रोमोसोम्स के जो काइनेटोकोर रीजन है उसमें स्पिंडल फाइबर्स उनको आके अटैच करते हैं। अब इनका काम रहेगा, अब अटैचमेंट हो गया, सब हो गया, अब इनका काम रहेगा हर क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स को अलग करना, क्योंकि क्रोमाटिड इज नथिंग बट दे आर डुप्लीकेटेड डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो उनको अलग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक दो नए डॉटर सेल्स फॉर्मेशन नहीं हो सकते हैं। तो अलग जो होता है वो होता है नेक्स्ट फेज में, एना फेज में अलग होता है। एना मतलब सेपरेट, अलग करना। यहाँ देखिए ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये आस्ते आस्ते शॉर्ट होते जाते हैं और क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड्स को अलग करते हैं। क्रोमाटिड्स जब अलग हो जाते हैं उनको और हम क्रोमाटिड्स नहीं बुलाएंगे, उनको हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ही बुलाएंगे। तो 46 क्रोमोसोम्स थे। 46 क्रोमोसोम सिंथेसिस फेज में, एस फेज में, ध्यान दें 46 क्रोमोसोम्स इंटरफेज के एस फेज में डुप्लीकेट हो गए थे। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड्स था, तो टोटल 92 क्रोमाटिड्स हो गए थे। अब ये 92 क्रोमाटिड्स को वापस से सेपरेट किया गया, तो ईच सेल की तरफ 46 क्रोमोसोम्स गए। समझ आ गया? 92 हुआ तभी ईच सेल में 46 क्रोमोसोम्स गए। ठीक है। अब ये और क्रोमाटिड्स नहीं कहलाएंगे बल्कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, क्योंकि ये अलग हो चुके हैं। ठीक है। तो ईच तरफ आपको, ईच साइड में आपको 46 क्रोमोसोम जाते हुए दिखेंगे। जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ही क्रोमोसोम्स यहाँ पर आते जाएंगे। एनाफेज में क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स मतलब एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमाटिड्स, वो सेपरेट होते हैं, उनको अपोजिट एंड में पुल किया जाता है और क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर आर पुल टुवर्ड्स अपोजिट एंड्स। माइक्रोट्यूबुल्स शॉर्ट होते जाते हैं और आस्ते आस्ते अपने एंड्स की तरफ पहुंचते हैं। अब आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? टीलो मतलब एंड, मतलब ये लास्ट फेज है आपका। इसमें क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के आसपास हो जाते हैं, अनडिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, मतलब डीकंडेंस हो जाते हैं। वापस से न्यूक्लियर एनवेलप बनना चालू हो जाता है, न्यूक्लियस बनना चालू हो जाता है। जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं जो डिसअपियर हो गए थे वो वापस रीअपियर हो जाते हैं और आपका डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए टीलोफेज। स्पिंडल फाइबर वापस छोटा हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना, ये डीकंडेंस्ड हो गए, मतलब क्रोमेटिन फॉर्म में आ गए क्योंकि सेल अभी और डिवीजन खत्म हो चुका है। वापस जो ऑर्गेनल्स जरूरत थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनल्स वापस आ गए। अब चालू होगा साइटोकाइनेसिस का पार्ट। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो अब ये जो सेल का मेम्ब्रेन है ये डिवाइड करेगा। ये तो आपको एनिमल सेल का डिवीजन दिख रहा है। प्लांट सेल में एक अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है, वो मैं एक और वीडियो में बताऊंगा आपको। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन टाइप का फॉलो होता है, कंस्ट्रिक्शन टाइप का बनता है। ये कंस्ट्रिक्शन आस्ते आस्ते बढ़ता जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग कर देता है। तो यहाँ पर हमें 2 सेल मिल जाते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, साइटोप्लाज्म भी आप बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं। टू फॉर्म 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। ये जो है डिप्लॉयड डॉटर सेल्स है। डिप्लॉयड मतलब हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 नहीं है। 23 होता मायोसिस का केस होता तो वो हैप्लॉयड कहलाता, लेकिन ये डिप्लॉयड डॉटर सेल्स हैं क्योंकि उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर आपका माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। प्लांट्स का जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर मैं आपको एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स डिस्कस करूंगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह, अच्छा यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, वेरी गुड।
तो ये देखिए, ये एनिमल सेल्स का सेल साइटोकाइनेसिस है। यहाँ पर सेल फरो फॉर्मेशन होता है, फरो मतलब सेल कंस्ट्रक्शन, और ये आस्ते-आस्ते दबता जाता है। दब होने के बाद जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ 2 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। प्लांट सेल्स में क्या होता है, यहाँ पर एक सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के चारों तरफ एक सेल वॉल है, और ये ज़रूरी है कि जो डॉटर सेल्स बन रहा है, उसके भी चारों तरफ एक सेल वॉल बने। तो वो सेल प्लेट एक्चुअली फ्यूचर सेल वॉल का काम करता है। तो सेल प्लेट आस्ते-आस्ते एक्सटेंड होता है और फिर वो दोनों को डिवाइड करता है। ये देखिए 2 डॉटर सेल्स विथ अ न्यू सेल वॉल। ठीक है? कुछ ऐसा होता है प्लांट सेल्स में। अगर आपको मेरा ये माइटोसिस का बेसिक्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।